राजा भानु प्रताप के राज्य चंदनगढ़ की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा भानु प्रताप को हमेशा एक बात का डर बना रहता था कि कहीं कोई राज्य दुश्मन बनकर धोखे से उनकी इकलौती पुत्री सुंदरमाला को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए राजा भानु प्रताप ने राजकुमारी के लिए महल में ही सारी सुख सुविधाओं का प्रबंध किया हुआ था। राजकुमारी सुंदरमाला की बहुत सी दासियां थीं, पर एक दासी जो राजकुमारी के बहुत करीब थी वो थी दासी प्रभा। प्रभा पर राजकुमारी बहुत विश्वास करती थी और प्रभा हमेशा ही राजकुमारी के साथ रहती थी। राजकुमारी अब बड़ी हो चुकी थी, इसलिए अक्सर वो महल के बाहर की दुनिया के बारे में सोचती रहती थी। ये लीजिए राजकुमारी, आज मैं आपके लिए राजमहल के पास वाले बाग की कच्ची कच्ची कैरी और अमरूद तोड़कर लाई हूँ। प्रभा, महल के बाहर की दुनिया कितनी अलग होगी। सच, तुम्हें कितना मजा आता होगा ना। हम तो कभी महल के बाहर गए ही नहीं। प्रभा, हमें महल के बाहर की दुनिया को घूमना है। कुछ भी करके हमें सिर्फ एक बार महल से बाहर की दुनिया देखने के लिए कोई उपाय बता दो। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। राजकुमारी, हमारे घर के पास एक बहुत बड़े तांत्रिक रहते हैं, उनके पास अवश्य उपाय होगा। मैं आज उनसे पूछ कर आऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम शीघ्र ही पूछ कर आओ। दासी प्रभा महल से अपने घर पहुँचती है और अपनी माँ के साथ उस तांत्रिक के पास जाती है। हाँ, उपाय तो है मेरे पास, पर उसके लिए हमें किसी और शरीर की आवश्यकता होगी। अगर राजकुमारी मंत्र पढ़कर अपने जैसा रूप कद काठी किसी और को देती है तो वो शरीर और आत्मा आपस में अदल बदल जाएंगे। हाँ, ये उपाय सही रहेगा। आप मुझे वो मंत्र बता दो, मैं राजकुमारी को बता दूंगी। तांत्रिक से मंत्र लेकर दासी प्रभा अपनी माँ के साथ राजमहल वापस जाने लगी। तभी उसकी माँ बोली, देख प्रभा, यही मौका है, तू राजकुमारी से अपने अपमान का बदला ले सकती है। तुझे याद है ना, एक दिन राजकुमारी की चुनरी तेरे कारण फट गई थी तो उसने तुझे कितनी डांट लगाई थी। अब तू राजकुमारी का रूप लेकर राजकुमारी बनकर राजमहल में राज करना और उसे दासी बनकर महलों में ही काम करने देना। कोई उस पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि तुम तो राजकुमारी सुंदरमाला बन चुकी होगी। समझ गई ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ माँ, मुझे सब कुछ समझ आ गया। बस तुम देखती जाओ, मैं राजकुमारी सुंदरमाला को क्या से क्या बना दूंगी। दासी प्रभा महल पहुँची और उसने राजकुमारी सुंदरमाला को वो मंत्र दिया। राजकुमारी सुंदरमाला ने प्रभा से अपना रूप बदल दिया। अब प्रभा राजकुमारी सुंदरमाला बन चुकी थी और राजकुमारी सुंदरमाला दासी प्रभा बनी राजकुमारी सुंदरमाला राजमहल से बाहर जाने के लिए तैयार थी। प्रभा, अब तुम हमारा रूप ले चुकी हो। हम जब तक महल के बाहर घूम कर न आए, तुम ज्यादा किसी से बात मत करना, नहीं तो कोई तुम्हें पहचान जाएगा। चिंता मत करो राजकुमारी, तुम आराम से घूमने जाओ। मैं महल में किसी से बात नहीं करूंगी। दासी प्रभा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। राजकुमारी सुंदरमाला घूमने के लिए चली जाती है। महल के बाहर का नजारा देखकर राजकुमारी सुंदरमाला बहुत खुश थी। बहुत देर तक घूमने के पश्चात जब वो महल लौटने वाली थी, उसने देखा एक युवक सड़क पर बेहोश पड़ा है। अरे क्या हुआ? ये युवक तो बेहोश लगता है। यहाँ आसपास कहीं पानी? हाँ, वो रहा कुएं के पास। राजकुमारी सुंदरमाला कुछ पानी के छींटे मारकर उस युवक को होश में लाती है और उसे पीने के लिए पानी देती है। राजकुमारी सुंदरमाला तो एक दासी के रूप में थी, इसलिए युवक उसे एक साधारण महिला ही समझ रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। नगर में घूमते घूमते थक गया था, अचानक चक्कर खाकर गिर गया। मेरा नाम राजकुमार वीर सिंह है। बहुत समय के पश्चात अपने राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में घूमने आया था, पर लगता है घूमने के चक्कर में मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। क्या तुम जानती हो यहाँ कोई धर्मशाला या सराय रुकने के लिए मिल जाए तो मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। मैं वो। अरे ये तो तुम्हारा ही नगर है ना, फिर तुम इस बारे में क्यों नहीं जानती हो? चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही किसी से पूछ लूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। अरे सुनो तो, चलो कोई बात नहीं, मैं धर्मशाला पता करता हूँ। भैया जरा रुकना, यहाँ कोई धर्मशाला मिलेगी? राजकुमार वीर सिंह अपने लिए धर्मशाला ढूंढने लगते हैं और प्रभा के रूप में राजकुमारी सुंदरमाला महल वापस लौट आती है। पर तब तक राजकुमारी सुंदरमाला अपना रंग दिखा चुकी थी। क्या बात है प्रभा, तुम कहाँ रह गई थी? पता भी है मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही थी। पिताश्री देखिए, ये प्रभा हर समय इधर उधर घूमती रहती है और आप बेकार में इसे हमारी देखभाल करने की धनराशि देते रहते हैं। ये हम क्या सुन रहे हैं दासी प्रभा? तुम्हारी माँ के कहने पर ही हमने तुम्हें राजकुमारी सुंदरमाला की देखभाल के लिए रखा था ताकि तुम्हारे परिवार का गुजर बसर हो जाए, पर लगता है हमें तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। पिताश्री ये झूठ बोल रही है कि अचानक प्रभा को क्या हो गया है। ये तो दासी प्रभा है जो राजकुमारी के रूप में है। महाराज, लगता है दासी प्रभा पागल हो गई है, तभी अपने आप को राजकुमारी कह रही है। पिताश्री, हम आपको सब सच बताते हैं। हमने इस प्रभा को भेजकर तांत्रिक से वो मंत्र लिया था जिससे हम महल के बाहर घूमने जा सके। प्रभा के रूप में राजकुमारी सुंदरमाला रोते हुए अपने पिता भानु प्रताप को सारी बात बताती है, पर भानु प्रताप को फिर भी यकीन नहीं होता क्योंकि राजकुमारी तो उसके बिल्कुल बराबर में खड़ी थी, यानी कि प्रभा। मेरी अपनी पुत्री मेरे साथ खड़ी है, तुम धोखेबाज हो। एक दासी होकर राजकुमारी बनना चाहती हो, इसलिए ऐसी झूठी कहानी कह रही हो। राजकुमारी सुंदरमाला, घबराओ नहीं, इस दासी को इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। दासी प्रभा, अभी के अभी हम तुम्हें देश निकाले का आदेश देते हैं।
महाराज भानु प्रताप दासी के रूप में राजकुमारी सुंदरमाला को देश निकाला का आदेश दे देते हैं। राजकुमारी सुंदरमाला महल से बाहर आ जाती है। वो बहुत रो रही थी। चलते चलते अचानक युवराज वीर सिंह की नजर राजकुमारी सुंदरमाला पर पड़ती है। राजकुमार वीर सिंह के पूछने पर सुंदरमाला उसे सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर राजकुमार वीर सिंह भी हैरान रह जाता है। राजकुमारी सुंदरमाला, अगर आप कहें तो प्रभा को बंदी बनाकर हम सारी सच्चाई उगलवा सकते हैं। नहीं राजकुमार, अगर हम ऐसा करेंगे तो महाराज आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और हम ये नहीं चाहते। हमें सही समय आने का इंतजार करना होगा। ठीक है राजकुमारी, तो तब तक हमारे साथ हमारे महल चलिए। हमारा दूत आपको यहाँ की सारी खबर देता रहेगा। राजकुमार वीर सिंह राजकुमारी सुंदरमाला को अपने साथ महल में ले आते हैं और अपने माता पिता को इस बारे में बता देते हैं। राजकुमारी सुंदरमाला मेहमान बनकर राजकुमार वीर सिंह के महल में रहने लगती है। अचानक एक दिन राजकुमारी सुंदरमाला को पता चलता है कि उनकी माँ सख्त बीमार है और जो औषधि उनके राजवैद्य बताकर गए थे उसके बारे में राजकुमारी सुंदरमाला ही जानती है। महाराज भानु प्रताप गुस्से में आ जाते हैं। दासी प्रभा की सारी सच्चाई सामने आ जाती है। राजकुमारी सुंदरमाला वीर सिंह के साथ महल पहुँचती है। राजकुमार वीर सिंह ने उस तांत्रिक का पता लगा लिया था, उसे भी पकड़ लिया जाता है। महाराज आप चिंता मत कीजिए, ये तांत्रिक फिर से आपकी बेटी को आपसे मिला देगा और महारानी को कुछ नहीं होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, इस लड़की ने मुझसे वह मंत्र मांगा था। मुझे नहीं पता था कि ये उसका दुरुपयोग करेगी। मैं अभी राजकुमारी सुंदरमाला को ठीक कर देता हूँ। तांत्रिक जैसे ही मंत्र पढ़ता है, राजकुमारी सुंदरमाला अपने रूप में आ जाती है और दासी प्रभा अपने रूप में। राजकुमारी सुंदरमाला महारानी को औषधि पिलाती है जो उसे ही पता थी। महारानी की तबीयत में सुधार आ जाता है। दासी प्रभा, अपने माता पिता के साथ इस राज्य से निकल जाओ। अब तुम्हें किसी भी राज्य में पनाह नहीं मिलेगी, इसलिए तुम दर दर की ठोकर खाओगी। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। ये सब हमारे कारण हुआ है। न हम महल से बाहर जाने के बारे में सोचते और न ही ये सब होता। पिताश्री, राजकुमार वीर सिंह ने भी हमारी बहुत मदद की है। हम इतने दिन इनके महल में पूरी हिफाजत से रहे हैं। राजकुमार वीर सिंह, आज तुमने हमारी बेटी की बहुत मदद की है। हम अपनी बेटी सुंदरमाला का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। वीर सिंह और राजकुमारी सुंदरमाला एक दूसरे को पसंद करते थे और सबकी रजामंदी से शुभ मुहूर्त में राजकुमारी सुंदरमाला का विवाह राजकुमार वीर सिंह के साथ हो जाता है और वो खुशी खुशी विदा होती है। दासी प्रभा को अपने किए की सजा मिल जाती है और उसे किसी भी राज्य में जगह नहीं मिलती। हार कर वो एक छोटे से गाँव में जगह पाकर वहीं गरीबी में दिन गुजारने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। विशाल नगर में राजा कृष्णदेव राय राज्य करते थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक चिंता थी कि उनके घर कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सोमलता भी इस बात से बहुत दुखी थी। एक बार सोमलता अपने बाग में एक तालाब के पास टहल रही थी। वहीं एक सांप एक मेंढक को निगलने के लिए उसके पीछे पड़ा था और मेंढक टर्र टर्र की आवाज से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। अरे, ये इतनी तेज आवाज! ये तो किसी मेंढक के शोर की आवाज है। ये सांप इसे खा जाएगा। मुझे इस मेंढक को बचाना होगा। रानी एक डंडे की सहायता से सांप को डराती है और सांप मेंढक को छोड़कर झाड़ियों में भाग जाता है। शुक्रिया रानी, आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। नहीं तो मेरी पत्नी और बच्चे मुझे वापस न लौटा देख बहुत दुखी होते। आज तुमने मेरी जान बचाई है। भगवान करे तुम्हारे मन की इच्छा जल्दी पूरी हो। इतना कहकर वो मेंढक वापस तालाब में चला गया। रानी की तो एक ही इच्छा थी कि उसे संतान सुख की प्राप्ति हो और मेंढक के कहे अनुसार रानी की इच्छा जल्दी पूरी हो गई और वो गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात रानी ने एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। महारानी, हमारी बेटी के नामकरण समारोह में हम दूर दूर के राज्यों में सभी को आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा मैं चाहता हूँ हम परीलोक की सभी परियों को अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करें। ये तो बहुत उत्तम विचार है महाराज। तो ठीक है, मैं दूर दूर के राज्यों में सभी राजा महाराजा को आमंत्रित करने के लिए सेनापति को भेज देता हूँ और परीलोक में भी सबको आमंत्रित करता हूँ। राजा कृष्णदेव राय परीलोक में सभी परियों को आमंत्रित करने चले जाते हैं, पर भूल से वो काली परी को आमंत्रित करना भूल जाते हैं। राजकुमारी के नामकरण संस्कार पर सभी परियां और दूर दूर के राजा महाराजा शामिल होते हैं। काली परी जब सब परियों को वहां गया देखती है तो वो क्रोध में आ जाती है और राजमहल पहुंचती है। राजा कृष्णदेव राय, तुमने सब परियों को आमंत्रित कर दिया पर मुझे बुलाना भूल गए। काली परी, ऐसी बात नहीं है, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। जब मैं परियों को आमंत्रित करने गया था तब आप मुझे महल में दिखाई नहीं दी। मैं कुछ नहीं जानती, इस भूल की कोई क्षमा नहीं है। तुमने मुझे आमंत्रित नहीं किया, मेरा अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को श्राप देती हूँ कि ये इसी समय काली हो जाए, इसका रंग काला हो जाए और कोई भी इसे पसंद न करे।
नहीं नहीं काली परी, ऐसा मत करो। मेरी बेटी का इसमें कोई दोष नहीं। तुम मेरी फूल सी बच्ची को क्यों सजा दे रही हो? काली परी, मेरी भूल की सजा मेरी बेटी को मत दो, इसे श्राप मुक्त कर दो। राजा और रानी काली परी से क्षमा मांगने लगे और बाकी परियां भी काली परी को समझाने लगी। तब काली परी बोली, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, पर इसका असर कम कर सकती हूँ। राजकुमारी का कालापन सिर्फ तभी दूर होगा जब कोई राजकुमार खुद राजकुमारी को इसी रूप रंग के साथ पसंद करेगा और उससे शादी करने के लिए कहेगा। उसी समय राजकुमारी वापस अपने रंग रूप में आ जाएगी। इतना कहते ही काली परी वहां से चली गई। राजकुमारी के नामकरण संस्कार की विधि संपूर्ण हुई और राजकुमारी का नाम काजल रखा गया। उसके पश्चात सब मेहमान अपने अपने देश वापस चले गए। धीरे धीरे राजकुमारी काजल बड़ी होने लगी। काले रंग की वजह से सब लोग राजकुमारी का मजाक उड़ाते थे और उससे नफरत करते थे। राजकुमारी काजल, तुम कितनी काली हो, तुम पर तो कोई भी वेशभूषा सुंदर ही नहीं लगती। अगर ये इतने सुंदर सुंदर कपड़े और गहने हमारे पास होते ना, तो हम तुमसे ज्यादा सुंदर लगती। अरे राजकुमारी काजल को कुछ मत कहो, नहीं तो ये राजा रानी को हमारी शिकायत लगा देगी। हमारे माता पिता ने मना करा है कि हम राजकुमारी के साथ ना खेलें, नहीं तो राजा रानी हमें सजा दे देंगे। चलो चलो, हमें इसके साथ नहीं खेलना। नहीं, मैं माताश्री पिताश्री को कुछ नहीं कहूंगी। तुम सब मेरे साथ खेलो, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। रुको। राजकुमारी काजल की बात कोई भी सहेली नहीं सुनती। वो सब वहाँ से चली जाती हैं। राजकुमारी काजल रोती हुई महल में आती है। माँ, मेरा रंग काला क्यों है? मेरी कोई सहेली मेरे से बात नहीं करती, सब मुझसे नफरत करते हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, हमें कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हम दूसरों को नहीं समझा सकते, पर हम अपने आप को तो समझा ही सकते हैं ना। इसलिए किसी बात को अपने मन पर मत लगाओ और तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। राजकुमारी काजल इसी बात को लेकर हमेशा दुखी रहती थी। धीरे धीरे समय बीता और राजकुमारी काजल बड़ी हो गई। राजा और रानी चाहते थे कि राजकुमारी का विवाह हो, पर राजकुमारी के काले रंग की वजह से सारे राजकुमार उससे रिश्ते के लिए मना कर देते थे। क्या करें महारानी, हमारी बेटी से कोई भी राजकुमार शादी के लिए हाँ नहीं करता। उसके काले रंग को देखकर सब राजकुमार उससे विवाह के लिए मना कर देते हैं। इस बात की चिंता तो मुझे भी सता रही है। काली परी के श्राप से कब और कैसे मुक्त होगी हमारी बच्ची, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे राजकुमारी काजल है कहाँ? आज वो सुबह से ही दिखाई नहीं दे रही। और कहाँ जाना है, अपना मन हल्का करने के लिए वो जंगल में शिकार पर निकली है। और तो कोई उसका साथी है नहीं, इसलिए वो अकेली ही अपने दुख को मन में दबाए मन बहलाने शिकार पर चली जाती है। अरे राजकुमारी काजल कहाँ गई? लगता है वो किसी जानवर का पीछा करते हुए आगे चली गई हैं। अब तो एक ही रास्ता है, हम यहीं नदी किनारे बैठकर उनका इंतजार करते हैं। राजकुमारी काजल घोड़े पर सवार धनुष बाण हाथ में लिए शिकार का पीछा कर रही थी। अचानक राजकुमारी ने देखा एक नौजवान दो शेरों के बीच घिरा हुआ है और वो नौजवान निहत्था है। शेर उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी राजकुमारी काजल उनके बीच जमीन पर तीरों की बौछार से उन्हें डराती है, जिससे डरकर दोनों शेर जंगल की ओर भाग जाते हैं। लाइए, हाथ दीजिए, आप ठीक तो हैं? जी शुक्रिया, बस थोड़ी सी देर हो जाती तो मैं इन दोनों का भोजन बन चुका होता। वैसे मेरा नाम जयचंद है, मैं पास के राज्य कुशलगढ़ का राजकुमार हूँ। और आपका परिचय? राजकुमारी काजल जयचंद को अपना परिचय देती है। धीरे धीरे जयचंद और राजकुमारी काजल में दोस्ती हो जाती है। राजकुमारी काजल को जयचंद का साथ बहुत अच्छा लगता था। राजकुमारी मन ही मन जयचंद को प्यार करने लगती है, पर राजकुमारी को डर था कि कहीं सभी राजकुमारों की तरह जयचंद भी राजकुमारी को विवाह के लिए मना न कर दे। इसलिए राजकुमारी काजल ने जयचंद से दूरी बनाना ही ठीक समझा। आज 5 दिन हो गए, राजकुमारी काजल मुझसे मिलने नहीं आई। सब ठीक तो होगा? कहीं राजकुमारी काजल का स्वास्थ्य तो नहीं खराब हो गया? मुझे उनके राज्य में जाकर उनका हालचाल जानना चाहिए। राजकुमार जयचंद राजकुमारी से मिलने महल जाता है तो उसे सारी सच्चाई पता चलती है। राजकुमारी काजल, आपने बिना मेरी राय लिए, मेरे से बात किए बिना ये कैसे फैसला ले लिया कि मैं आपको पसंद नहीं करूंगा? मैंने तो आपसे अभी तक अपने मन की बात कही ही नहीं। राजकुमार जयचंद, इसीलिए आपसे ये बात नहीं की क्योंकि आप देखने में बहुत सुंदर हैं। आपको तो सुंदर राजकुमारियां अपने विवाह के लिए मिल जाएंगी, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैंने दूरी बना ली। राजकुमारी काजल, किसने कहा कि आप सुंदर नहीं हैं? आपकी खूबसूरती मैंने देखी है, आप बहुत सुंदर हैं। आपका मन बहुत सुंदर है। व्यक्ति के रंग से उसकी सुंदरता की पहचान नहीं होती, उसके व्यवहार से होती है। आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार जयचंद के इतने शब्द बोलते ही राजकुमारी काजल का रंग बदलने लगता है और वो वापस अपने रूप में आ जाती है।
ये देखकर जयचंद और काजल दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी राजा कृष्णदेव राय और रानी सोमलता काली परी के द्वारा दिए गए श्राप की पूरी बात उन्हें बताते हैं। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त में राजकुमारी काजल का विवाह पड़ोसी देश के राजकुमार जयचंद के साथ धूमधाम से संपन्न हो जाता है और खुशी खुशी राजकुमारी काजल अपने ससुराल विदा हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।